हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर प्रतिदिन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी पैडागोजी के महत्वपूर्ण PYQ देखेंगे जो कि सीटेट सितंबर 2026 के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है। तो ऑप्शंस है भाषा की पाठ्य पुस्तकें या फिर भाषा का लिखित आकलन यह भाषा का परिवेश या भाषा की जटिलता। तो भाषा सीखने और भाषा को अर्जित करने में मुख्य अंतर है भाषा का परिवेश। मुख्य अंतर क्या है? भाषा का परिवेश। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न संख्या 2 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर इसके लिए आप किस गतिविधि का सबसे उपयुक्त मानते हैं? किस गतिविधि को सबसे उपयुक्त मानते हैं? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने के लिए आप इन सब में से कौन सा गतिविधि को उपयुक्त मानते हैं? तो ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण के नियम रटाना। ऑप्शन नंबर 2 है पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ को याद कराना, या फिर बच्चों को कहानी सुनाकर उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहना, या प्रतिदिन श्रुतलेख लिखाना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का विकास करने के लिए सबसे अच्छा गतिविधि है बच्चों की कहानी सुनकर उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए बच्चों को कहना। बच्चे जब कहानी सुनेंगे तो उसको उस सब्जेक्ट में रुचि भी आएगा और ये गतिविधि भाषा का क्षमता बहुत अच्छे से बच्चों के अंदर विकास करेगा, भाषा की क्षमता का। इसलिए बच्चों को कहानी सुनाकर उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना सबसे बेहतर गतिविधि है प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चे अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हुए भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है निंदनीय बात है। मतलब बच्चा अपना जो मदर टंग है, उसका जो घर का लैंग्वेज है, जिसे कि मातृभाषा कहते हैं, घर के लैंग्वेज को ही मातृभाषा कहते हैं, तो उसी का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में, वो हिंदी भाषा की कक्षा में है। किस कक्षा में है? हिंदी भाषा की कक्षा में है। अपनी बात कहता है लेकिन अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए कहता है। तो ये कैसी बात है? ये एक निंदनीय बात है, ये एक स्वाभाविक है, या फिर ये अनुचित है बिल्कुल, या ये विचारणीय है? इस पर विचार करना चाहिए। तो यदि कोई बच्चा अपने मातृभाषा का प्रयोग हिंदी कक्षा में करता है अपनी बात को कहने के लिए, तो ये स्वाभाविक है। कैसी बात है? ये स्वाभाविक है, निंदनीय बिल्कुल नहीं है। क्यों निंदा करेंगे बच्चा यदि अपने मदर टंग में बात कर रहा है तो? या फिर अनुचित भी नहीं है, या फिर विचारणीय भी नहीं है। ये क्या है? स्वाभाविक है कि बच्चा मदर टंग में अपने मातृभाषा में हिंदी की कक्षा में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है भाषा सीखने के क्रम में बालक सर्वप्रथम किस कौशल का विकास करता है? यदि बच्चा क्या सीख रहा है? भाषा सीख रहा है, तो सर्वप्रथम कौन सा कौशल बच्चों के अंदर विकसित होगा, या कौन से कौशल का विकास होगा? बच्चा जैसे ही लैंग्वेज सीख रहा है तो सबसे पहले बोलना सीख जाएगा, या लिखना सीख जाएगा, या फिर सुनना सीखेगा, या पढ़ना सीखेगा। तो बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? तो बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है, धीरे धीरे सुनता है, फिर वो बोलता है, देन पढ़ता है, देन लिखता है। तो सबसे पहले बच्चा सुनना सीखेगा, सुनने के कौशल का विकास होगा बच्चों के अंदर सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 है बहुभाषिक कक्षा मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के संदर्भ में आप क्या उचित मानते हैं? ये सब में से कौन सा उचित है बहुभाषिक कक्षा के लिए? ऑप्शन है बच्चों को केवल एक ही भाषा में बात करने के लिए निर्देश देना, या फिर भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग को अनदेखा करना, या फिर शिक्षार्थियों को अपनी भाषा के प्रयोग की स्वतंत्रता देना, या फिर केवल मानक भाषा का ही प्रयोग करना। तो कैसा क्लासरूम है? मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है तो बच्चों को केवल आप एक ही लैंग्वेज कहने के लिए तो नहीं बोलोगे मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में केवल एक ही लैंग्वेज में बात करो बच्चे, या फिर शिक्षार्थियों को
भिन्न भिन्न भाषाओं को, यदि बच्चा डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का यूज कर रहा है तो आप उसे इग्नोर करोगे? ये तो बिल्कुल नहीं करोगे आप। इग्नोर, बच्चे की किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। तो ये भी कट गया, ये इसमें अनदेखा करना है, ये भी गलत है बिल्कुल। तो केवल मानक भाषा का जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, आप तो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में ओनली स्टैंडर्ड लैंग्वेज का तो यूज नहीं करोगे। तो सही क्या है? सही सी है कि शिक्षार्थियों को अपनी भाषा की प्रयोग का स्वतंत्रता दोगे आप मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में, क्योंकि ये मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है तो सब बच्चा अपना अपना लैंग्वेज में बात करने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो अपने लैंग्वेज में बात कर सकता है। इसीलिए आंसर क्या है? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? ताकि बच्चों की कमियों और कमजोरियों का पता लगाया जा सके, या फिर बच्चों को अंक प्रदान किया जा सके, या फिर अंतिम परीक्षा की तैयारी करवाना, या फिर बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों किया जाता है स्टूडेंट का? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि निदानात्मक परीक्षण इसीलिए किया जाता है कि बच्चों के अंदर क्या कमजोरी है, उनमें क्या कमी है, इसका पता लगाया जा सके और उस पर फिर बढ़ करके उसको मतलब ठीक किया जा सके। बच्चों के अंदर जो भी कमी है या बच्चों के पढ़ने में जो कमज़ोर है तो उसको ठीक किया जा सके, ना कि बच्चों को अंक प्रदान करना या फिर अंतिम परीक्षा की तैयारी करवाना या बच्चों की प्रतिस्पर्धा तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये सारा ही रॉन्ग है। सही आंसर है डायग्नोस्टिक टेस्ट इसीलिए किया जाता है निदानात्मक परीक्षण, ताकि बच्चों की कमियों और कमजोरियों को पता लगाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7 है उपचारात्मक शिक्षण क्या है? छात्रों को सजा देना है उपचारात्मक शिक्षक, या कमजोरियों का निदान करने के बाद उन्हें सुधारना है, या फिर पूरी कक्षा को एक साथ पढ़ाना है, या फिर रटने की आदत का विकास करना है? तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षक वही है कि बच्चों की कमजोरियों का पता लगाया जा सके, फिर उसको ठीक किया जा सके, उसको सुधारा जा सके, तो उसी को कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 8 है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों को कविता पढ़ाया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कविता में आए सभी कठिन शब्द का अर्थ बताना, या फिर कवियों के जीवन परिचय को याद कराना, या फिर लय ताल के साथ कविता का आनंद लेना और रसानुभूति करना, या फिर कविता को व्याकरण की दृष्टि से समझना। प्राथमिक स्तर पर कविता क्यों पढ़ाते हैं? कविता में आए सभी कठिन शब्द को अर्थ बताने के लिए, या फिर कवियों के जीवन के परिचय के लिए, या फिर लय ताल के साथ कविता का आनंद लेना और रसानुभूति कराने के लिए। तो हाँ, प्राथमिक स्तर पर कविता इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को लय ताल के साथ कविता का आनंद ले सके बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 है लेखन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? लेखन कौशल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सुंदर लेख, या फिर सुनी हुई बातें को लिखना, या फिर विचारों का मौलिक अभिव्यक्ति, या फिर व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य लिखना। तो लेखन कौशल का विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विचारों की मौलिक अभिव्यक्ति, कि बच्चा क्या मतलब बच्चा का विचार क्या है किसी चीज़ को लेके, वो क्या सोचता है वो लिखे बच्चा, ना कि सुनी हुई बातों को दोहरा देना, या फिर सुंदर लेख लिखना, या फिर व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य लिखना। नहीं, लेखन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपना मौलिक विचार का अभिव्यक्ति करे। क्या है उसका मौलिक विचार, वो लिखे बच्चा। तो सी इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 गृह कार्य जिसे होमवर्क कहते हैं देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को व्यस्त रखना, या फिर अभिभावकों को यह दिखाना कि बच्चे को क्या पढ़ाया गया है, या फिर सीखी हुई बातों का अभ्यास करना, या फिर अगले दिन का
पाठ तैयार करके आना। तो गृह होमवर्क देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सीखी हुई बात का अभ्यास करना और स्वाध्याय की आदत डालना। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी भाषा की कक्षा में त्रुटियाँ एरर्स क्या दर्शाती है। यदि बच्चा हिंदी कक्षा में त्रुटि करता है, एरर करता है, तो ये क्या दिखाता है कि बच्चा बिल्कुल लापरवाह है, बच्चे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं है पढ़ाई पे, ये शिक्षक ने सही से नहीं पढ़ाया है, या फिर त्रुटियां सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। कि त्रुटि जो कि है मतलब एरर जो है सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये ऐसा नहीं है कि यदि कोई बच्चा त्रुटि कर रहा है तो ये बहुत ही सेमफुल बात है, बच्चा को त्रुटि नहीं करना चाहिए, या फिर बच्चे को यदि बच्चे ने त्रुटि किया, एरर किया, तो टीचर को उसको डांटना फटकारना चाहिए, नहीं। बल्कि एरर अच्छी बात है, एरर ये दिखाता है कि हाँ बच्चा सीख रहा है, बच्चा सीखने के प्रोसेस में है। त्रुटियाँ सिखाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग मतलब अभिन्न अंग है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। भाषा सीखने में एक कड़ी बाधा डालती है, बिल्कुल नहीं। भाषा इनफैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीखने में। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी, कि हिंदी भाषा की कक्षा में त्रुटियाँ क्या दिखलाती है, कि त्रुटियाँ सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पढ़ने का अर्थ क्या है। केवल वर्णमाला का पहचान करना, या फिर जोर जोर से बोलकर पढ़ना, या फिर अर्थ को समझना, या फिर शब्दों को सही उच्चारण के साथ पढ़ना। तो पढ़ने का अर्थ है अर्थ समझना, किसी भी चीज़ का क्या मतलब है वो समझना है पढ़ने का अर्थ, ना कि केवल वर्णमाला याद करना, जोर जोर से बोलकर पढ़ना, या फिर शब्दों को सही उच्चारण करना, नहीं। पढ़ने का अर्थ होता है पढ़ने का की अर्थ को समझना। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौखिक अभिव्यक्ति ऑरल एक्सप्रेशन का आकलन करने हेतु सबसे उचित क्या है। प्रश्नों को लिखित उत्तर मांगना, या फिर कविता रटवाना, या फिर विभिन्न स्थितियों में बातचीत और संवाद करना, या केवल श्रुतलेख। तो आप बच्चों का यदि ऑरल एक्सप्रेशन को जांच रहे हो तो ये सबसे सही तरीका कौन सा होगा कि विभिन्न स्थितियों में बातचीत और संवाद कराना। मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु सबसे उचित यही है कि विभिन्न स्थितियों में बातचीत और संवाद कराना बच्चे से, ना कि प्रश्न के लिखित उत्तर मांगना। कविता रटवाना तो बिल्कुल रॉन्ग कीवर्ड है सीटेट के, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा सीटेट के लिए। और केवल भी जहाँ पे आ गया तो नहीं, रॉन्ग हो गया। तो सही, इसका सही उत्तर हो गया सी, कि विभिन्न स्थितियों में बातचीत और संवाद कराना। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्याकरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है। व्याकरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है। निगमन विधि यानी कि नियम रटना, या फिर आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर जाना, या फिर पुस्तक विधि, या फिर सूत्र विधि। तो व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है आगमन विधि, जिसमें बच्चे को पहले क्या दिया जाता है, तो पहले बच्चे को एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम पे आया जाता है। तो बच्चे अच्छे से उसको चीज़ को सीखते हैं और रिलेट भी कर लेते हैं बच्चे। यदि आप बच्चों को एग्जाम्पल दोगे, उसके आसपास का एग्जाम्पल दोगे, उसके बाद बच्चों को नियम बताओगे, तो बच्चा आसानी से उसको सीखेगा, उससे रिलेट कर पाएगा। इसीलिए व्याकरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है, आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा सीखने की क्षमता लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जन्मदाता मतलब कि जन्मजात होती है। यह विचार किसका है। ये किसका कहना था कि भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है। ये वाइगोत्स्की कहते हैं, या पियाजे कहते हैं, या चॉम्स्की कहते हैं, या स्किनर कहते हैं। तो ये चॉम्स्की कहते हैं। कौन कहते हैं, चॉम्स्की का कहना है कि बच्चों के अंदर जन्मजात क्षमता होती है, एबिलिटी होती है लैंग्वेज को सीखने की। क्वेश्चन नंबर 16 है
सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसे कि CCE कहते हैं, का क्या अर्थ है? कि केवल शैक्षिक क्षेत्र में मूल्यांकन करना, या फिर शैक्षिक एवं सशैक्षिक दोनों क्षेत्र में मूल्यांकन करना, या फिर वर्ष में केवल 2 बार मूल्यांकन करना, या बच्चों के व्यवहार का मूल्यांकन करना। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करना, बच्चों का व्यापक मूल्यांकन करना, ना कि केवल शैक्षिक क्षेत्र में या फिर वर्ष में 2 बार ओनली, या फिर बच्चों को व्यवहार का मूल्यांकन नहीं। CC का E का मतलब होता है शैक्षिक एवं सशैक्षिक दोनों का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ होने चाहिए जो केवल व्याकरण के नियम को स्पष्ट करे, या फिर केवल साहित्य से जुड़े हो, या फिर बच्चों की भाषा क्षमता को बढ़ाए और समाज से जुड़ाव रखे, या लेखकों की जीवनी पर आधारित हो। तो हिंदी भाषा पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ होने चाहिए जो कि बच्चों के भाषा क्षमता को बढ़ाए और समाज से जुड़ाव रखे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह एक सचेत और औपचारिक प्रक्रिया है, या फिर यह विद्यालय में ही सीखी जाती है, या फिर यह एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है, या फिर इसमें व्याकरण के नियम को पढ़ाया जाता है। तो लैंग्वेज भाषा अर्जन जो कि है एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें यह एक नेचुरल प्रोसेस है और अपने आप ही हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो वर्णमाला को क्रम से याद कराना प्राथमिक स्तर पर भाषा का शिक्षण का मुख्य लक्ष्य ये होना चाहिए। यह कहानी और कविता के जो का त्यों सुनना, या फिर अपनी बात को दूसरे के समक्ष कहने और समझने की क्षमता का विकास, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास जानना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अपनी बातों को दूसरे के समक्ष कहने और समझने की क्षमता का विकास, कि बच्चा क्या सोचता है वो एटलीस्ट दूसरों के सामने अपनी बात को रख सके बच्चा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे भाषा बिल्कुल नहीं जानते, या फिर अपनी भाषा में सभी व्याकरणिक नियम जानते हैं, या फिर अपनी भाषा के नियमबद्ध और व्यवस्थित रूप के साथ आते हैं, या फिर केवल रटी हुई भाषा बोलते हैं। तो विद्यालय आने से पूर्व पहले बच्चे भाषा बिल्कुल नहीं जानते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चा जानते हैं भाषा, अपनी भाषा में सभी व्याकरणिक नियम जानते हैं, नहीं ओनली ऐसा नहीं कि सभी व्याकरणिक नियम जानते हैं, अपनी भाषा के नियमबद्ध और व्यवस्थित रूप के साथ आते हैं। हाँ, बच्चे अपने भाषा के नियमबद्ध और